Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 28th of May 2021. 28 मई 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो फ्रॉम योर एंड। एंड अगर आपको हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स का करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल है, मेकेदातु डिस्प्यूट ऑफन सीन इन न्यूज इज अ डिस्प्यूट बिटवीन। ऑप्शंस आर ए कर्नाटका गोवा, तमिलनाडु कर्नाटका, पुडुचेरी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तेलंगाना। सेकंड क्वेश्चन इज, इन एनिमल साइंस व्हाट डज द टर्म इथोलॉजी मीन्स। इथोलॉजी का मतलब क्या होता है? ऑप्शंस आपके सामने है, प्लीज डू ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। Third question is, bubble curtain technology to clean water bodies is recently implemented for the first time in which of the following Indian rivers। इनमें से कौन सी नदी में bubble curtain technology का यूज किया गया है to clean the water bodies? ठीक है ना? So these are the options for this question. Please do try to attempt these questions. Answers मैं आपको end of the video बता दूंगा, ठीक है ना? आगे हम देखते हैं मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आपको करना है। तो मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है, व्हाट आर द मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड आईटी रूल्स। व्हाट आर द मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड आईटी रूल्स, हाउ दीज रूल्स इंपैक्ट अवर इंटरनेशनल इमेज। हाउ दीज रूल्स इंपैक्ट अवर इंटरनेशनल इमेज। ये सवाल है कि आईटी रूल्स जो नई इंट्रोड्यूस हुए उनको क्या क्या बॉटलनेक्स है, क्या क्या उनके ड्रॉबैक्स हैं और किस तरीके से हमारी जो इंटरनेशनल इमेज है उसको शेप करते हैं ये आईटी रूल्स। तो थोड़ा सा आपको इनोवेटिव भी होना पड़ेगा, इसलिए दूसरा पार्ट जो मैंने दिया है आपको थोड़ा सा सोचना पड़े, ताकि है ना जिसका डायरेक्ट आंसर आपको ना मिले, सोचना पड़े थोड़ा। तो इस तरीके से आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको थोड़ा मजा भी आएगा और आपको एक राइटिंग की प्रैक्टिस भी होगी। तो प्लीज डू अटेम्प्ट दिस इफ यू कैन फ्रॉम योर एंड, प्लीज इसको अटेम्प्ट करिएगा। मूव करते न्यूज़ आर्टिकल्स में, जो कि दूसरे न्यूज़पेपर्स और दूसरे अलग अलग वेबसाइट से मैंने निकाली है प्रीलिम्स के हिसाब से। पहली जो न्यूज़ है, रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ एंटीगुआ एंड बरमुडा दे ही हैज़ आस्क्ड द नेबरिंग डोमिनिका। तो एंटीगुआ के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने डोमिनिका के जो हेड है उनको ये कहा है कि आप प्लीज़ मेहुल चौकसी को इंडिया को हैंड ओवर कर दें। अब मेहुल चौकसी आपको पता है कि नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ कि जो पंजाब नेशनल बैंक का फ्रॉड हुआ था, पंजाब नेशनल बैंक का फ्रॉड हुआ था, 10,000 करोड़ से ज़्यादा का फ्रॉड था, जिसमें कि आपका नीरव मोदी और ये सब लोग भी इन्वॉल्व थे। तो मेहुल चौकसी उसमें से एक फ्यूजिटिव थे और यहाँ से भाग गए थे, है ना। मेहुल चौकसी उसमें से ही एक था और यहाँ से इंडिया से भाग गए थे। सो नाउ ही हैज़ गॉन देयर एंड टेकन द सिटीजनशिप ऑल्सो। वहाँ पे जा करके एंटीगुआ एंड बारबुडा की वहाँ पे सिटीजनशिप भी उन्होंने ले ली है इन 2017 अंडर द सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम। अब आपको थोड़ा ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं बता देता हूँ। एंटीगुआ बारबुडा और डोमिनिका इन रीजन्स में गए हैं। नाउ ही हैज़ टेकन द सिटीजनशिप ऑफ दैट रीजन अंडर द सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम। सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। अब ये सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम क्या है? तो सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम का मतलब है कि वहाँ पे अगर आप जाओ तो आपको एक पासपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। आप जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके हिसाब से आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। एक और उसमें होता है, दूसरा मॉडल भी होता है, जैसे रेसिडेंस बाय इन्वेस्टमेंट भी होता है। तो रेसिडेंस बाय इन्वेस्टमेंट होता है, फिर एक हाइब्रिड मॉडल होता है ना, जिसमें कि पहले आपको रेसिडेंस अलाउड होगा, फिर उसके बाद आपको एक्सेलरेटेड सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो एक है डायरेक्ट सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, दूसरा है आपका रेसिडेंस बाय इन्वेस्टमेंट जो कि मिलती है, तीसरा है हाइब्रिड जिसमें कि आपको पहले रेसिडेंस अलाउड होता है, उसके बाद आपको एक्सेलरेटेड सिटीजनशिप भी अलाउ हो जाएगी। तो दीज आर द 3 प्रोग्राम्स विच आर गोइंग ऑन, है ना। और मेहुल चौकसी जो थे वो इस रीजन में चले गए, कैरिबियन आइलैंड्स में कुल मिला करके चले गए, वो कैरिबियन आइलैंड्स में इंडिया से भाग करके, है ना। ही वॉज लिविंग इन एंटीगुआ एंड बारबुडा एंड सिंस आफ्टर 2018 आफ्टर टेकिंग सिटीजनशिप इन 2017 अंडर द सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, ठीक है ना, याद रखिएगा। सो नाउ नेक्स्ट न्यूज आइटम जो है वो है चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला जो पिनराई विजयन है, ही हैज अनाउंस्ड अ न्यू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ न्यू स्कीम कॉल्ड द स्मार्ट किचन स्कीम। तो एक नई स्कीम केरला में स्टार्ट होने वाली है, स्मार्ट किचन स्कीम। तो केरला स्टेट के लिए है। तो आपको अगर यूपीएससी पूछता है कि स्मार्ट किचन स्कीम इनमें से कौन सी स्टेट ने की है, तो ये केरला में की गई है, ठीक है ना। एंड दिस विल बी लॉन्च्ड बाय 10 जुलाई 2021। इस स्कीम के अंतर्गत होगा क्या कि विमेन ऑफ द स्टेट विल बी गिवन लोन टू रिफर्बिश देयर किचन्स। तो याद रखिएगा, women of the houses, they will be given the loan for refurbishing their
किचन लोन्स विल बी प्रोवाइडेड विद लो इंटरेस्ट रेट इन इंस्टॉलमेंट स्कीम। तो ये काफ़ी लो इंटरेस्ट पे ये लोन मिलेगा। अब ना इसका एडवांटेज क्या होगा, अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि क्या इसका एडवांटेज होगा, इसका एडवांटेज होगा कि जो वर्कलोड है विमेंस का, डोमेस्टिक लेबर का, वो डिक्रीज होगा। अगर उनकी जो किचन है वो थोड़ा मॉडर्न रहे और उस पर जो इक्विपमेंट्स हैं ये सब चीज़ें अगर थोड़ा मॉडर्न रहे तो देयर वर्कलोड कैन रिड्यूस। सो एक तो मुझे इसमें थोड़ा एक स्टीरियोटाइप भी लगता है कई बार, क्योंकि किचन का काम हमेशा महिलाओं का माना जाता है। तो दिस इज़ एक्चुअली अ स्टीरियोटाइप है ना, कि लोग ऐसा बोलते हैं कि किचन का काम महिलाओं का काम है। सो एक्चुअली आई डोंट एग्री विद ऑल दीज थिंग्स। किस तरीके की स्कीम्स का एक तरीके से वाला आपने एक्सेप्ट कर लिया कि किचन का काम महिलाओं का ही काम है, कि आप महिलाओं का वर्कलोड कम करना चाहते हो। और वर्कलोड कम करना है तो आप ये भी कर सकते हो कि मेल्स के साथ उस काम को शेयर करवा सकते हो, है ना। सो दैट कैड ऑल्सो हैव बीन एन ऑप्शन। बट ठीक है, केरला की स्कीम है, आप उसको पता तो रखिए स्मार्ट किचन स्कीम का मतलब क्या है, यू शुड रिमेंबर दैट। बाकी जो सोशल चेंजेस हैं वो धीरे धीरे होंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज आइटम। अगली न्यूज में मूव करते हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज लॉन्च सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेंसी सेहत ओपीडी पोर्टल। तो यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने लॉन्च किया है सेहत ओपीडी पोर्टल। सेहत का फुल फॉर्म क्या है? सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन। सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन, नाम से ही क्लियर है कि ई हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी और टेली कंसल्टेशन मतलब कि दूर से ही अगर आप डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करना चाहें तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। नाउ दिस सर्विसेज विल बी प्रोवाइडेड बाय डिफेंस सर्विसेज डॉक्टर्स। ये सर्विस कौन प्रोवाइड करेगा? डिफेंस सर्विस के जो डॉक्टर्स हैं वो प्रोवाइड करेंगे। मतलब कि जो भी ऐसा व्यक्ति है, अ पर्सन हु इज एज्ड अबव 75 ईयर्स कैन कंसल्ट अ डिफेंस सर्विस डॉक्टर विदाउट एनी वेटिंग। ठीक है ना। तो 75 साल से ऊपर के व्यक्ति अगर चाहें तो डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट कर सकते हैं विदाउट एनी वेटिंग। यहाँ पे डिफेंस सर्विसेज के डॉक्टर्स आपको पूरा आपको सुझाव देंगे। एंड सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन ओपीडी पोर्टल इसका नाम है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने इसको लॉन्च किया है। दीज आर द थिंग्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब लक्षद्वीप अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। तो लक्षद्वीप में दो चीज़ें हुई हैं। पहला तो है पासा क्या है? प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ एक्ट। प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ एक्ट। तो अगर आपसे पूछे कि प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ एक्ट कौन से यूटी स्टेट में किया गया, तो लक्षद्वीप याद रखना। ठीक है ना। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था जनवरी 2021 में। जनवरी 2021 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड अकॉर्डिंग टू इट पर्सन कैन बी डिटेन्ड विदाउट एनी पब्लिक डिस्क्लोजर फॉर अ पीरियड ऑफ अप टू 1 ईयर। मतलब कि इसके अकॉर्डिंग क्या है कि एक व्यक्ति को डिटेन किया जा सकता है बिना किसी पब्लिक डिस्क्लोजर के फॉर अप टू पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो लक्षद्वीप में एक मेजर तो ये हुआ था पासा, प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट, याद रखेगा। ठीक है ना। नाउ दूसरी जो चीज़ हुई है वो है ड्राफ्ट लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन 2021। तो यहाँ पे ड्राफ्ट बिल जो आया है लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन का। तो लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन का ये बेचर आया है बेसिकली। वहाँ पर लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी है जो कि रिसेंटली क्रिएट की गई है। एक्सटेंसिव पावर्स उसके पास है, जिसमें कि लैंड ओनर्स को लैंड से हटाने की भी पावर है। अगर आप चाहें कि वहाँ पर डेवलपमेंट करने के लिए ये सब करने के लिए, तो रीलोकेट और रिमूव करने की पावर भी दे दी गई है। तो इससे जो वहाँ पे लैंड ओनर्स हैं, जो वहाँ के मतलब कि आइलैंडर्स हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। ऑब्वियस सी बात है, किसी को भी अगर आप हटाने की पावर दे दो और तो वो व्यक्ति जो प्रोबेबली हट सकता है वहाँ से, उसको उससे प्रॉब्लम होगी ही। कई पार्टीज़ भी इसका समर्थन कर रही हैं कि ये नहीं होना चाहिए। एंड नाउ द लक्षद्वीप डेवलपमेंट एक्टिविटी और ये सब। दूसरा चीज़ का ये भी कारण है कि जो लक्षद्वीप का इन्वायरमेंट है काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल इन्वायरमेंट है, फ्रेजाइल इकोलॉजी है। तो वहाँ पे इस तरीके के क्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का होना सही है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल रहेगा कि क्या ये चीज़ सही है वहाँ पे इतना ज़्यादा डेवलपमेंट होना एंड ऑल। ठीक है ना। तो दीज आर द थिंग्स विच आर देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज न्यूज़ आइटम्स। आपको कुछ समझ में आ गया होगा, कुछ अच्छा आपको जानने को मिला होगा। यहाँ पे अब दो मेजर यहाँ पे फ्रंट पेज में भी यही है। देखो यहाँ पे देखो, इंडिया इन टच विद डोमिनिका ऑन चॉक्सीज रिपैट्रिएशन। तो इंडिया जो है वो गवर्नमेंट ऑफ डोमिनिका से कंसल्टेशन कर रही है फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ रिपैट्रिएटिंग द मेहुल चॉक्सी हु हैज़ बीन अ फ्यूजिटिव फ्रॉम इंडिया इन द पीएनबी फ्रॉड केस। पीएनबी बैंक फ्रॉड केस में वो यहाँ से भागा था। एंड ही वॉज नाउ अरेस्टेड इन डोमिनिका में वो अरेस्ट हुआ है आफ्टर एन इंटरपोल येलो नोटिस वॉज अगेंस्ट हिम। तो ये इंटरपोल ने जो नोटिस दिया वो येलो नोटिस दी है अगेंस्ट मेहुल चॉक्सी।
अब इंटरपोल की कुछ कुछ नोटिसेस के बारे में आपको बता देता हूँ। लेट मी टेल यू अबाउट द नोटिसेस ऑफ इंटरपोल। एक जो नोटिस होती है उसकी होती है रेड नोटिस। तो जो रेड नोटिस होती है उसका मतलब होता है वांटेड पर्सन। रेड नोटिस का मतलब होता है वांटेड पर्सन। दूसरी होती है ग्रीन नोटिस। ग्रीन नोटिस का मतलब होता है वार्निंग, वार्निंग एंड इंटेलिजेंस पर्पस के लिए, वार्निंग एंड इंटेलिजेंस पर्पस के कारण। तो एक होता है रेड नोटिस। रेड नोटिस का मतलब क्या मैंने आपको बताया, आपको बताया वांटेड पर्सन। रेड नोटिस मतलब कि वार्निंग एंड इंटेलिजेंस। तीसरा होता है येलो नोटिस। येलो नोटिस का मतलब होता है मिसिंग पर्सन। येलो नोटिस का मतलब होता है मिसिंग पर्सन। ये याद रखिएगा कि येलो नोटिस का मतलब होता है मिसिंग पर्सन। देन देयर इज एन ऑरेंज नोटिस ऑल्सो। ऑरेंज नोटिस का मतलब होता है इमिनेंट थ्रेट। इमिनेंट थ्रेट, ऑरेंज नोटिस जो होता है उसका मतलब होता है इमिनेंट थ्रेट होता है, ठीक है ना। एंड उसके बाद होता है ब्लू नोटिस, यानी कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए ब्लू नोटिस में। ब्लैक नोटिस होता है अनआइडेंटिफाइड बॉडीज। ब्लैक नोटिस का मतलब होता है अनआइडेंटिफाइड बॉडीज। ब्लैक नोटिस का मतलब क्या होता है अनआइडेंटिफाइड बॉडीज। तो दीज आर द थिंग्स विच आर रिगार्डिंग द इंटरपोल नोटिसेस। आई होप यू विल रिमेंबर द कलर्स एंड ऑल, जो भी ये कलर्स मैंने आपको बताया तो आप इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। आई होप यू विल रिमेंबर दीज थिंग्स। तो आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है। लेकिन अभी ये मैंने आपको बता दिया एंटीगुआ बारबूडा की उन्होंने सिटीजनशिप ली थी, फिर उसके बाद अभी डोमिनिका में वहाँ पे अरेस्ट हुआ है, ठीक है ना। तो एंटीगुआ बारबूडा के जो प्राइम मिनिस्टर है इसीलिए उन्होंने कंसल्टेशन किया है कि आप उनको हैंड ओवर करने की प्रोसेस शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना। तो लेट्स मूव अहेड, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है यहाँ पे नहीं है। आगे हम आज का मैप ऑफ द डे दिखाते हैं आपको। तो आज का जो मैप ऑफ द डे मैंने लिया है, ऑब्वियस सी बात है कौन सा लिया होगा। आज मैं आपको कैरिबियन आइलैंड्स और एंटीगुआ बारबूडा डोमिनिका ये सारी लोकेशंस दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, ये होता है कैरिबियन सी और यहाँ है आपके कैरिबियन आइलैंड्स। आइलैंड्स ऑफ द कैरिबियन बोले जाते हैं, ठीक है ना। ये जो आइलैंड्स ऑफ द कैरिबियन है, पहले हम इनकी बेसिक मतलब मोटी मोटी लोकेशन आपको बताऊं तो जैसे यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स, ये मैक्सिको वाला पार्ट खत्म होता है ना। यूनाइटेड स्टेट्स आपको पता है ये नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट है और ये आपका साउथ अमेरिका वाला पार्ट है, ठीक है ना। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यहाँ पे बीच में मैक्सिको आपका ये वाला रीजन आता है, बेलीज होंडुरस वाला पार्ट आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके ईस्ट साइड पे जो अटलांटिक वाला साइड है, अटलांटिक ओशन में लाई करते हैं आपके आइलैंड्स ऑफ द कैरिबियन। सबसे पहली चीज़ अगर आपसे कोई पूछे कोई कि अटलांटिक कौन से ओशन में लाई करते हैं आइलैंड्स ऑफ द कैरिबियन, तो आपको याद रखना है कि अटलांटिक ओशन में लाई करते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर एक इनका सी है जिसको बोलते हैं कैरिबियन सी बोलते हैं, कैरिबियन आइलैंड्स, इसीलिए इनका नाम कैरिबियन आइलैंड्स रखा गया। जो ये सब आइलैंड्स है ना, ये आपके कैरिबियन आइलैंड्स वाले पार्ट है, ठीक है ना। अब इसी में लोकेशन में आपको थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ कौन कौन सी मेजर मेजर जो चीज़ें वो आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे एक तो आपको केमन आइलैंड्स दिख रहा होगा, ये केमन आइलैंड दिख रहा है ना। केमन आइलैंड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी एक तरीके से ये आपका जिस तरीके से अपन बोलते हैं ना कि ये टैक्स हेवन एंड ऑल, तो केमन आइलैंड्स भी आपका टैक्स हेवन ही एक तरीके से। और हमने बीच में काफ़ी पनामा पेपर्स और इन सब के लीक भी देखे थे, तो वो इसी रीजन में हुए थे, ठीक है ना। तो केमन आइलैंड्स आपको याद रखना है। फिर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे डोमिनिकन रिपब्लिक, दिस इज द डोमिनिकन रिपब्लिक। ये नीचे आपको जमैका भी दिख रहा होगा, तो कैरेबियन का ही पार्ट है जमैका। ये सब पूरे वेस्ट इंडीज ये सब हम जो देखते हैं वो इसी रीजन में है, तो जमैका आपको दिख रहा होगा। देन यहाँ पे सेंट कीट्स, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सेंट कीट्स आपको दिख रहा होगा। देन यहाँ पे प्योर्टो रिको, देखो ये प्योर्टो रिको वाला पार्ट है। प्योर्टो रिको वाला पार्ट आपको दिख गया, ये प्योर्टो रिको वाला पार्ट है। देन आपको नीचे वर्जिन आइलैंड्स दिखेगा, दिस इज द वर्जिन आइलैंड्स। तो अगर आपको पूछना है कि वर्जिन आइलैंड्स कहाँ पे लाई करते हैं, तो वर्जिन आइलैंड्स इसी रीजन में लाई करते हैं। यहाँ पे यूएस और ब्रिटिश का मतलब वो है ओनरशिप है यूएस एंड ब्रिटिश की। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं वर्जिन आइलैंड्स यहाँ पे लाई करते हैं। देन अंगीला है, फिर नीचे आपको यहाँ पे देखो सेंट मार्टिन है, सेंट मार्टिन है नीचे। फिर एंटीगुआ, नो दिस इज द एंटीगुआ वाला पार्ट, ठीक है ना। एंटीगुआ देखो यहाँ पे, फिर नीचे ग्वाडिलूप है। एंटीगुआ, एंटीगुआ के नीचे ग्वाडिलूप एंड देन उसके नीचे डोमिनिका, ठीक है ना। एंटीगुआ, ग्वाडिलूप एंड डोमिनिका, दीज आर द, देखो इस तरीके से लाई करते हैं, एंटीगुआ, ग्वाडिलूप एंड देन डोमिनिका। तो ये नॉर्थ टू साउथ भी पूछा जा सकता है, वैसे ऊपर से नीचे भी पूछा जा सकता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। तो एंटीगुआ याद रखना थोड़ा ऊपर है, फिर उसके बाद ग्वाडिलूप है, फिर आपका डोमिनिका है, फिर आपका देखो सेंट लूसिया है, सेंट लूसिया है, बारबाडोस है, देन बारबाडोस देखो नीचे है। फिर नीचे और देखो ग्रेनेडा आएगा, फिर त्रिनिदाद एंड टोबैगो। तो त्रिनिदाद एंड टोबैगो जो है सो लास्ट पार्ट है। तो ये आप थोड़ा याद रखिएगा, मैं हल्का सा लोकेशन याद रखिएगा, एंटीगुआ, ग्वाडिलूप, डोमिनिका। और उसके ऊपर हमने देखा वर्जिन आइलैंड्स, पोर्टो रिको हमने देखा, डोमिनिकन रिपब्लिक देखा। डोमिनिकन रिपब्लिक अलग है, डोमिनिका अलग है। तो जो डोमिनिका आज हमने बताया है वो आपका ये डोमिनिका है और डोमिनिकन रिपब्लिक अलग है, इधर है, ठीक है ना। देन यहाँ पे क्यूबा मैंने आपको दिखाया, केमन आइलैंड्स दिखाया,
ऊपर देखो तो बहामास भी आपको दिखेगा, बहामास यहाँ पे है ना। तो ये पूरा कैरिबियन वाला पार्ट है। ओशियन याद रखिएगा, अटलांटिक ओशन लाई करता है। एंड इधर सेंट्रल अमेरिका वाला पार्ट के नीचे इधर साइड है ये अटलांटिक वाले साइड पे, ठीक है ना। कैरिबियन सी ज़रूर याद रखना, दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द मैप ऑफ द डे। एडिटोरियल पार्ट पे आते हैं। तो पहला एडिटोरियल जो हम डिस्कस करेंगे वह है 9 पिन बॉलिंग एम्ड एट फ्री स्पीच प्राइवेसी। तो यहाँ पे ऑथर ने जो नए आईटी रूल्स हैं उन्हीं के बारे में लिखा है कि किस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल 2021 हैं वो अगेंस्ट जाते हैं जुडिशियल प्रेसिडेंट्स के अगेंस्ट, जुडिशियल प्रेसिडेंट ऑन फ्री स्पीच एंड प्राइवेसी के अगेंस्ट जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ऑथर ने देखो दोनों चीज़ें बताई हैं। एक तो बोला है कि ये अच्छा भी है कुछ जगहों पे, वहाँ पे उसकी तारीफ भी होनी चाहिए, और दूसरे कई जगहों पे जहाँ पे ये केएस पुट्टास्वामी केस या राइट टू प्राइवेसी, राइट टू फ्री स्पीच के अगेंस्ट जाता है, वहाँ पे इसके लिए इसका क्रिटिसिज्म भी होना चाहिए। सबसे पहले क्रेडिट किन चीज़ों के लिए मिलनी चाहिए, तो ऑथर ने यहाँ पे कहा है क्रेडिट मिलनी चाहिए यहाँ पे रिमूवल ऑफ नॉन कंसेंशुअल इंटीमेट पिक्चर्स विद इन 24 आवर्स। जैसे ये एक अच्छा प्रोविजन है कि अगर नॉन कंसेंशुअल कोई इंटीमेट पिक्चर वायरल हो जाती है तो उसको 24 घंटे के अंदर हटाने का वही किया गया है, तो अच्छी बात है। देन पब्लिकेशन ऑफ कंप्लायंस रिपोर्ट्स टू इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी। तो कंप्लायंस रिपोर्ट्स के साथ आप मतलब उसका पब्लिकेशन करो कंप्लायंस रिपोर्ट्स का, ताकि ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हो, ये भी एक अच्छा प्रोविजन है। देन सेटिंग अप ऑफ अ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, दैट इज अगेन अ वेरी गुड थिंग कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म को सेटअप करने के लिए कहा गया है फॉर कंटेंट रिमूवल एंड एडिंग अ लेवल to information for users to know whether content is advertised, owned, sponsored or exclusively controlled। तो यहाँ पे ये कुछ अच्छी चीज़ें भी की गई हैं, जिसमें कि एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म को स्टैब्लिश करने की बात की गई है, जो कि कंटेंट रिमूवल के लिए बताएगा, या एक एडिशनल लेबल ऐड करने की बात की गई है कि लोगों को पता रहे कि एडवर्टाइज्ड कंटेंट है, कि ओन्ड कंटेंट है, कि स्पॉन्सर्ड कंटेंट है, कि एक्सक्लूसिवली कंट्रोल्ड कंटेंट है, ठीक है ना। और 24 घंटे के अंदर जो नॉन कंसेंशुअल इंटीमेट पिक्चर्स उनको रिमूव करने के लिए कहा गया है, ठीक है ना। देन जो कंप्लायंस रिपोर्ट्स हैं उनको पब्लिश करने के लिए कहा गया है सो दैट ट्रांसपेरेंसी कैन इंक्रीज। तो दीज आर सम ऑफ द गुड थिंग्स। नाउ किस तरीके से ये अगेंस्ट जाता है, तो सबसे पहले अगर हम देखें अगेंस्ट किस तरीके से जाता है, तो यहाँ पे ऑथर ने कहा सुप्रीम कोर्ट इन द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस प्रोफेसर मनु भाई डी शाह 1992 केस में कहा था, ही हैज़ एलिवेटेड द फ्रीडम टू सर्कुलेट वंस व्यूज एज द लाइफ लाइन ऑफ एनी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। मतलब कि जो फ्रीडम टू सर्कुलेट वंस व्यूज होते हैं, मतलब कोई व्यक्ति अपने व्यूज़ को सर्कुलेट करने की जो फ्रीडम होती है वो लाइफ लाइन होती है किसी भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन की, ठीक है ना। लेकिन इन आईटी रूल्स के कारण, जो आईटी रूल्स हैं, दीज राइट्स आर गेटिंग सफोकेटेड, और एक तरीके से गैगिंग राइट के रूप में है। मतलब गैगिंग राइट मतलब एक तरीके से जो फ्री स्पीच के ऊपर एक तरीके से कहना चाहिए रिस्ट्रिक्शंस लगाने वाले रूल्स हैं, सफोकेट करने वाले रूल्स हैं। किस तरीके से, पहले ऑथर ने ये बोला है कि जो बिजनेस रूल्स 1961 के हैं, शेड्यूल ऑफ द बिजनेस रूल 1961, वो मीटी को यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ये पावर नहीं देते हैं कि वो रेगुलेशंस फ्रेम कर सकें फॉर डिजिटल मीडिया। तो सिंपल सी बात, पहली चीज़ तो ये आपका याद रखना कि ये जो रूल्स फ्रेम किए जा रहे हैं अंडर मीटी, ये तो उनके पावर के ही अगेंस्ट जाता है, क्योंकि सेकेंड शेड्यूल ऑफ द बिजनेस रूल्स 1961 ये एम्पावर ही नहीं करते हैं मीटी को टू फ्रेम द रेगुलेशंस फॉर डिजिटल मीडिया। ये जो पावर है ये बिलोंग करती है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को। तो इस केस में जो पावर जो ये इंट्रोडक्शन किया गया है, इट हैज़ बीन डन अंडर मीटी, तो वो एक चीज़ रॉन्ग है। मतलब इट वायलेट्स द लीगल प्रिंसिपल्स ऑन कलरेबल लेजिस्लेशन। मतलब कि अगर ये लीगल प्रिंसिपल्स ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन क्या बोलता है, लीगल प्रिंसिपल्स ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन ये बोलता है कि ऐसे लेजिस्लेशंस जिसको आप डायरेक्टली अफेक्ट नहीं कर सकते हैं, उनको आप इनडायरेक्टली भी नहीं, मतलब कि उनके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो ये लीगल प्रिंसिपल ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन बोलता है कि जिन लेजिस्लेशंस को आप डायरेक्टली हैंडल नहीं कर सकते उनको आप इनडायरेक्टली भी कुछ नहीं कर सकते। बट यहाँ पे मीटी ने यहाँ पे इनडायरेक्टली इसको हैंडल किया है, सो दैट गोज अगेंस्ट दिस वाइटल प्रिंसिपल। इसके बाद उन्होंने कहा कि जो आईटी एक्ट 2000 का है, आईटी एक्ट 2000 डज नॉट रेगुलेट द डिजिटल मीडिया। आईटी एक्ट 2000 रेगुलेट नहीं करती है डिजिटल मीडिया को, इसलिए द न्यू आईटी रूल्स, जो कि ये बोलते हैं कि वो आईटी एक्ट 2000 के से निकले हुए हैं, वो एक तरीके से वायलेट कर रहे हैं उस चीज़ को, क्योंकि सिंस आईटी एक्ट ही डिजिटल मीडिया को रेगुलेट नहीं करता है, तो उससे निकलने वाला कोई नियम कैसे डिजिटल मीडिया को रेगुलेट कर सकता है। तो दिस इज द मेजर आर्ग्यूमेंट गिवन बाय द ऑथर फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है ना।
इसके बाद अगर हम देखें कि और क्या है, तो इसके बाद एक यह है कि इंटरमीडियरी को, मतलब कि जैसे ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, ये इंटरमीडियरी हैं, इनको किसी कंटेंट को 36 घंटों के अंदर जैसे ही गवर्नमेंट ऑर्डर देगा 36 घंटों के अंदर उसको रिमूव करना है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पे इंटरमीडियरी का कोई राइट नहीं है, मतलब कि वो डिसाइड नहीं कर सकता कि कौन सा कंटेंट हटाना है कौन सा नहीं हटाना। तो ये भी एक गलत है। अगर गवर्नमेंट कह रही है कि इस कंटेंट को हटाना है तो थोड़ा पावर तो इंटरमीडियरी को भी देना चाहिए ना, कि वो भी डिसाइड कर सके कि वेदर दे हैव टू रिमूव दिस कंटेंट और नॉट। अदरवाइज ये तो पूरे गवर्नमेंट मैंडेटेड हो जाएगा। गवर्नमेंट को कोई भी कंटेंट पसंद नहीं आएगा तो वो बोल देंगे भाई इसको हटाओ। सपोज मैं और आप अगर कोई एक कोट डालते हैं, अ कोट बाय जॉर्ज ऑरवेल, और सपोज अ कोट बाय एनीवन हु वाज अपोज्ड टू डेमोक्रेसी, फॉर एग्जांपल जैसे कि अरिस्टोटल, उनको प्लेटो को ले लो, प्लेटो और एरिस्टोटल को ले लो, तो उन्होंने ही डेमोक्रेसी के अगेंस्ट काफ़ी कुछ बोला है। नाउ कल को अगर हम डेमोक्रेसी के अगेंस्ट कुछ ऐसा एक कोड डाल देते हैं तो क्या वो कंटेंट वायलेट करता है हमारे, मतलब किसी भी चीज़ को? नहीं करता ना। अगर हम कोई कोड हमको पसंद आता है हम डाल सकते हैं, तो उसको गवर्नमेंट अगर रिमूव करने के लिए कहेगी तो क्या वो रिमूवल जस्टिफाइड है? नहीं है जस्टिफाइड। इसीलिए यहाँ पे ऑथर ने कहा कि जो ये प्रोविजन है कि गवर्नमेंट जिस भी पोस्ट को या उस चीज़ को डिलीट करने के लिए कहेगी 36 घंटों के अंदर वो रिमूव करना पड़ेगा। दिस इज अगेंस्ट गोज द प्रिंसिपल ऑफ फ्री स्पीच और प्राइवेसी, ठीक है ना। फिर इसके बाद हम देखें ऑथर ने क्या बोला है, और ऑथर ने ये भी कहा है कि जैसे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ट्रेसिबिलिटी जो क्लॉज डाला गया, कि मतलब कि ओरिजिन ऑफ द मैसेज शुड बी एबल टू ट्रेस्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट चाहे तो ट्रेस कर सकती है कि ओरिजिन कहाँ से हुआ है किसी मैसेज का। अब ये मैंने कल भी आपको बताया था, वो आज ही बता रहा हूँ कि अगर ये चीज़ आई तो इनफैक्ट मैं खुद ही व्हाट्सएप यूज़ करना बंद कर दूंगा। ट्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि एंड टू एंड इनक्रिप्शन हट गया। ट्रेसिबिलिटी का मतलब क्या है कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन हट गया। मतलब एंड टू एंड इंक्रिप्शन मतलब कि आपके, देखो आप कोई गलत मैसेज नहीं कर रहे हो, बट आपके मैसेजेस स्टोर हुए किए जा रहे हैं, आपके मैसेजेस पढ़े जा रहे हैं। सो अल्टीमेटली दैट वॉयलेट्स द बेसिक फंड ऑफ द प्राइवेसी। कल को आप अकाउंट नंबर डाल रहे हो, आप किसी को अपना अकाउंट नंबर दे रहे हो, आप किसी को अपना एटीएम पिन, फॉर एग्जाम्पल सपोज मेरे घर में मेरा एटीएम छूट जाता है और मैं कल को अपना पासवर्ड भेजता हूँ उनको कि यार ये पासवर्ड है, आप लोग थोड़ा कैश इससे निकाल लो, तो क्या वो मैसेज कोई और पढ़े? मेरा कार्ड मेरे पास नहीं है, मेरा पिन लोग पढ़ सकते हैं, मेरा एटीएम लोग पिन सकते हैं। सपोज मैं 3 डिजिट अपना जो पीछे का कोड मैसेज के थ्रू भेजना चाह रहा हूँ, अब अभी एंड टू एंड इंक्रिप्शन मुझे पता है कि कोई नो वन इज रीडिंग, बट आफ्टर, मतलब अभी भी चलो हो सकता है कोई पढ़ ही रहा हो, लेकिन जब ये हट जाएगा तब तो डेफिनेटली है ना कि कोई ना कोई पढ़ रहा है, कोई ना कोई स्टोर कर रहा है। सो एक्चुअली दीज आर द इशूज विच आर गोइंग ऑन, है ना, ये काफ़ी बड़ा इशू है। फिर फेक न्यूज़ के ऊपर, जैसे कि किसी कंटेंट को हटाना है, फेक न्यूज़, कोई फेक न्यूज़ है तो द प्रॉब्लम है इज टू एलिमिनेट फेक न्यूज़। एलिमिनेट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फेक न्यूज़ है क्या। प्रॉपरली आप डिफाइन तो करो कि किसी भी इंफॉर्मेशन को जिसको आप नहीं जानते हो क्या उसको आप फेक न्यूज़ बोल दोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बोलूँ कि भाई एक ऐसी भी जगह है जहाँ पे 6 कंट्रीज़ का बॉर्डर मिलता है, सपोज कल को ऐसी न्यूज़ आती है, अब आपको नहीं पता कि कौन सी जगह है, तो क्या आप इसको फेक न्यूज़ बोल सकते हो? आपको पहले फेक न्यूज़ की डेफिनेशन प्रॉपरली करनी पड़ेगी कि क्या फेक न्यूज़ है, क्या होता है, तब उसके बाद आप कोई भी रूल बना सकते हो। अदरवाइज कोई भी इंफॉर्मेशन जो गवर्नमेंट बोले कि फेक है वो फेक है होके क्या वो हटाई जा सकती है? तो दीज आर द इशूज विच आर गोइंग ऑन इन द न्यू IT रूल्स, जो कि ये एक तरीके से वायलेट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम को, प्रिंसिपल ऑफ फ्री स्पीच को, प्राइवेसी को, ठीक है ना। दीज आर द थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम। दूसरा आर्टिकल यहाँ पर है रिगार्डिंग ए न्यू कमिटी विच इज़ बीइंग फॉर्म्ड फॉर स्पीच ओनली। यहाँ पे स्पीच के बारे में पहली चीज़ तो कहेगी कि फ्री स्पीच जो है वो ज़रूरी है, बट स्पीच के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, फ्रीडम के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि उसमें अब्यूज़ नहीं होना चाहिए, उसमें हेटरेट नहीं होनी चाहिए रिगार्डिंग एनी रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्सुअल ओरिएंटेशन, नेशनैलिटी, इमिग्रेशन स्टेटस, कोई एक हेटरेट भी नहीं होनी चाहिए। इसी के लिए एक कमेटी बनाई गई थी बाय द यूनियन होम मिनिस्ट्री विच विल बी रिकमेंडिंग सून ऑन द चेंजेस इन द क्रिमिनल लॉ। तो ये जो कमेटी है ये क्रिमिनल लॉ में कुछ चेंजेस को ज़रूर बोलने वाली है। इसमें इन्होंने कहा है कि हेट स्पीच का टर्म यूज़ नहीं होगा, लेकिन बेसिकली हेट स्पीच को एलिमिनेट करने के लिए ही ये कमेटी जो है वो रिकमेंडेशन देगी, ठीक है ना। अब ये कमेटी हेडेड की गई है बाय TK विश्वनाथन कमेटी। क्रिमिनल लॉ में चेंज करने के लिए, हेट स्पीच को कर्व करने के लिए TK विश्वनाथन कमेटी है, जिन्होंने कहा है कि 153C 505A IPC में जोड़ा जा सकता है। इंडियन पीनल कोड में 153C 505A IPC में जोड़ा जाएगा। अब ये जो प्रपोज सेक्शन है
153C, it would target the speech that gravely threatens any person or group with intention to cause fear or alarm. मतलब 153C क्या टारगेट करेगा? ऐसा स्पीच जो किसी एक पर्सन को या ग्रुप को थ्रेटन करने के लिए, डराने के लिए यूज़ किया जा रहा हो, ठीक है ना, और उसके लिए सेंटेंस है 2 साल की. देन सेक्शन 505A है, इट प्रपोजेस टू पनिश स्पीच और राइटिंग दैट कॉजेस फियर और अलार्म अमंग अ ग्रुप और प्रोवोक वायलेंस अगेंस्ट इट. अब कोई ऐसी चीज़ अगर वायलेंस के लिए करती है, या किसी रेस के अगेंस्ट या रिलीजन के अगेंस्ट वायलेंस, या सेक्शुअल ओरिएंटेशन के अगेंस्ट वायलेंस, तो ये सब चीज़ें अगर करती है तो इसको भी 505A के अंदर डील किया जाएगा, ठीक है ना. सो बेसिकली दीज आर द 2 थिंग्स विच विल बी रिकमेंडेड बाय दिस. लेकिन ऑथर ने यहाँ पे सजेशन ये दिया है कि जो भी आप करें, जो भी सेक्शन आप ऐड करें आईपीसी में फॉर चेंजेस इन द क्रिमिनल लॉ, यू शुड यूज अ क्लियर लैंग्वेज, यू शुड यूज अ नॉन एम्बिगियस लैंग्वेज, तभी जाकर कि वो वैलिड लॉ बन पाएगा. अदरवाइज जैसे सेक्शन 66A था आपका, जिसको कि कॉन्स्टिट्यूशन ने, सुप्रीम कोर्ट ने जिसको मतलब टेक डाउन कर दिया था इन द आईटी लॉ चेंज जब किया था आपने, तो ऐसा लैंग्वेज ना यूज़ किया जाए, एक वेग लैंग्वेज यूज़ ना की जाए, क्लियर लैंग्वेज क्लियर टर्म्स में बोला जाए, ठीक है ना. आगे मूव करते हैं. आईबीएफ टू कवर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स. आईबीएफ क्या है? इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन. याद रखिएगा, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन, जो कि एपेक्स बॉडी है ब्रॉडकास्टर्स की. नाउ इट्स एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस इज इंक्रीजिंग, और इसमें एक्सपैंड करके डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स को भी इंक्लूड किया जाएगा. तो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन, IBDF या IBF जिसको बोलते हैं आप, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन, इसको किया जाएगा, रीनेम किया जाएगा. तो पहले IBF बोलते थे, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन, अब इसको इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन किया जाएगा. IBF से इसको IBDF किया जाएगा, ठीक है ना. इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन से इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन इसका नाम रखा जाएगा, क्योंकि अब इसके अंतर्गत डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स या OTT प्लेटफॉर्म जिसको हम बोलते हैं, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम और आपका हॉटस्टार, जो भी ये सब है, ये सब इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है ना. तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट. आई होप यू विल रिमेंबर दिस फैक्ट. आगे मूव करते हैं. ब्रिक्स मिनिस्टीरियल मीटिंग ऑन June 1. ब्रिक्स की मिनिस्टीरियल मीटिंग है 1 जून को. ब्रिक्स के बारे में थोड़ा आपको बता दूं. ब्रिक्स जो है वो 2001 में ये टर्म कॉइन किया गया था. ब्रिक टर्म था जिम ओ'नील द्वारा, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने ये टर्म कॉइन किया था ब्रिक का. तब साउथ अफ्रीका इसके अंदर नहीं था, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना के थ्रू था, लेकिन बना नहीं था तब. ये बना, ये फॉर्मलाइज किया गया ड्यूरिंग द 2006 मीटिंग. 2006 की एक मीटिंग हुई थी. ब्रिक फॉरेन मिनिस्टर्स जो थे UNGA के उस मार्जिन्स में ये मिले थे, उन्होंने 2006 में डिसाइड किया था, फॉर्मलाइज किया था. लेकिन पहला जो ब्रिक्स समिट हुआ था 2009 में हुआ था, रशियन फेडरेशन में 2009 में. एंड इसके बाद साउथ अफ्रीका को इनवाइट किया गया 2010 में, तब ये ब्रिक्स बना. उसके बाद 2010 के बाद जब इनवाइट किया गया तब ये ब्रिक्स बना. 2014 के फोर्टालेजा अकॉर्ड में, फोर्टालेजा समिट हुआ था 2014 में, तब ये NDB बैंक, नेशनल डेवलपमेंट बैंक, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, सॉरी, न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसको हम ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं, उसकी फॉर्मेशन के लिए फोर्टालेजा अकॉर्ड हुआ था 2014 में, याद रखिएगा. एंड फोर्टालेजा डिक्लेरेशन के बाद 2015 में इसको फॉर्मलाइज किया गया, ये इस्टेब्लिश किया गया बैंक बाय दिस कंट्रीज ब्रिक्स. एंड इस बैंक की खासियत ये है कि यहाँ पे सारी कंट्रीज, यानी कि ब्रिक्स की हर कंट्री का इक्वल शेयर है, एंड कोई भी कंट्री नहीं है जिसके पास वीटो पावर हो, ठीक है ना. तो इक्वल शेयर है और कोई भी कंट्री ऐसी नहीं जिसमें वीटो पावर हो. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल. ये भी आपको समझ में आ गया होगा. आगे मूव कर सकते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है. मैक्रॉन सीक्स फॉरगिवनेस ओवर रुआंडा जिनोसाइड. अब 1994 में रुआंडा में एक जिनोसाइड हुआ था, है ना. वहाँ पे जिनोसाइड हुआ था, काफ़ी लोग वहाँ पे मारे गए थे, एट्रोसिटी हुई थी. अब इसमें वहाँ पे आज अभी जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं फ्रांस के, इमैनुअल मैक्रॉन, उनका ये कहना है कि फ्रांस भी कंप्लिसिट था, मतलब उसमें उस समय उनकी थोड़ी सी भी कहीं ना कहीं मतलब इंक्लूजन था उस चीज़ में, इसलिए उन्होंने फॉरगिवनेस मांगी है. उस समय जो फ्रांस के प्रेसिडेंट थे फ्रैंकोइस मिटरैंड, याद रखिएगा, फ्रैंकोइस मिटरैंड थे उस समय, तो इस कारण से उन्होंने इसके लिए माफ़ी मांगी है इन द रुआंडन जिनोसाइड ऑफ 1994, ठीक है ना. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल. इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है जिसको हमको डिस्कस करना है. यहाँ पे इस तरह से न्यूज़ नहीं है, ठीक है ना. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सन फार्मा, RBI, प्राइजटम, इन्फोसिस, यहाँ पे ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं है, ठीक है. तो मेक श्योर आपका कुछ छूट नहीं रहा है. मतलब इसके बाद जितना भी मैं पढ़ा देता हूँ उसके बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये काफ़ी रहता है, मोर देन इनफ रहता है. और दूसरी न्यूज़पेपर से भी मैं वैसे भी चीज़ें आपको ढूंढ करके बताता रहता हूँ, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है.
अब आज के क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको बताता हूँ। पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था मेकेदातु डिस्प्यूट का, तो मेकेदातु डिस्प्यूट जो है वो है, आपको पता है, कर्नाटक और तमिलनाडु का डिस्प्यूट है। बी विल बी दी आंसर। इथोलॉजी का मैंने पूछा था, इथोलॉजी का आंसर है बिहेवियर ऑफ एन एनिमल, स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ एनिमल, इथोलॉजी कहलाती है, स्टडी ऑफ द एनिमल बिहेवियर, ठीक है ना। तीसरा सवाल मैंने बबल कर्टेन टेक्नोलॉजी पूछा था, बबल कर्टेन टेक्नोलॉजी, तो ये यूज़ हो रहा है यमुना रिवर पे, बबल कर्टेन टेक्नोलॉजी यमुना रिवर पे यूज़ हो रहा है और प्लास्टिक्स को यमुना में जाने से रोकने के लिए है, ठीक है ना। So these are the answers for today's questions. I hope you got clarity. That is it for the day. Thank you and have a nice day.